जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम इबादुल्ला खान है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अवध पब्लिक टाइम न्यूज में, जहां आप जानेंगे देश और दुनिया की खबरें और मिलेंगे जानी मानी हस्तियों से। आइए जानते हैं क्या रहा खास इस सप्ताह। हमारे शहर की जानी मानी हस्ती हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल सिंह जी, आइए हम आपकी उनसे भेंट करवाते हैं और जानते हैं कैसे रहा उनका जीवन का सफर और कैसे कैसे वो यहाँ पर हमारे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपका स्वागत करता हूँ मंगल। वेलकम। आप अपना थोड़ा देशवासियों, देखो, मेरा परिचय ये है कि मैं जनपद सहारनपुर का एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ और मेरी जन्म तिथि वैसे 29/11/1951 है। मुझे पता नहीं वो सही है गलत है। उस टाइम चूंकि पहले कोई ज़्यादा वो नहीं रहता था, न ज़्यादातर समाज अनपढ़ ही था गाँव में। एक्चुअल क्या है उसका मुझे नहीं पता। मैंने हाई स्कूल किया सहारनपुर से सन 70 में, सन 72 में इंटर किया सहारनपुर से, ये गांव के स्कूल से। फिर मैं 1 जुलाई 1972 में रोडवेज में कंडक्टर के पद पर भर्ती हुआ और मैंने वहाँ 7 साल 2 महीना 10 दिन वहाँ नौकरी की रोडवेज में कंडक्टर के पद पे। मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा था और उसके बाद जो है मैंने फिर टाइप सीखी। मैं बाबू बना। 12 सितंबर 1979 में मैं सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। उस रोडवेज में तो 164 रुपया तनख्वाह मिलती थी शुरू में, और बाबू जब मैं बन गया तो पर मंथ 310 रुपये की तनख्वाह थी। फिर मैं बाबू बनने के बाद, पहले टाइप सीखने के बाद बाबू बना। फिर मैं करीब 3.25 साल बाबू रहा। फिर मैं स्टेनो हो गया 5 जुलाई 1982 में। फिर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं हरिद्वार रहा, रुड़की रहा, सहारनपुर रहा। तो मैं शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा। मुझे कभी कोई लालच नहीं रहा, न मैं किसी लालच में रहा। तो अधिकारियों को, जितने भी लोग भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी थे, उनको रास नहीं आता था मेरा। तो इसलिए मुझको वहां कोई रखने को भी तैयार नहीं था। तो मैं फिर लखनऊ आ गया हेड ऑफिस में, जिन्होंने मेरी नियुक्ति की थी। उन्होंने कहा भाई वो नहीं रखते, तुम रखो भाई, आपने भर्ती क्यों किया मुझको। तो मैं यहाँ 1992 में लखनऊ आ गया था। 1992 में लखनऊ आने के बाद यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार देखा। मैं सिंचाई विभाग मुख्यालय हेड ऑफिस है जो कार्यालय प्रबंधक सिंचाई विभाग, उसमें मैं स्टेनो के पद पे रहा वहाँ और प्रमोशन भी पाए। जैसे जैसे भी समय समय पर जो है, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया कभी भी। लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो मतलब जो है, हमको तो उन्होंने नौकरी तक नहीं करने दी। 5 साल हमको जो है सस्पेंड करके रखा और उसकी 5 साल की तनख्वाह हमको घर बैठे बैठे मिली, चूंकि बिना निर्दोष, बिना किसी जांच के हमको सस्पेंड रखा गया एक फर्जी मुकदमे के आधार पर। और हम नवंबर 2011 में वहां से रिटायर भी हो गए। अभी 5 साल का बोनस 2006, 2007, 2008, 2009, 10 और 10-11 का, अभी एक सवा महीने पहले अभी बोनस मिला 5 साल का। मेरी पेंशन ग्रेजुएटी जो थी वो 3 साल बाद दी। इसका मैं 10-11 लाख ब्याज भी मांग रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, यही लखनऊ में जो है, इंदिरा भवन में 10वीं मंजिल पे 11 तारीख अभी मंडे में लगी हुई है। अभी देखे पता चलता है लोग क्योंकि क्या राय देना तो पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने मतलब 3 साल बाद मेरा पेमेंट किया गया रिटायरमेंट के बाद। 30 नवंबर 2011 में रिटायर हो गया था मैं। तो 3 साल बाद जब पेमेंट किया है, जियो है कि अगर 3 महीने बाद से विलंब करेगा कोई तो भाई ब्याज देना पड़ेगा। उसमें यह भी प्राविधान है शासनादेशों में कि ब्याज उन लोगों से कटेगा जिन्होंने इस ब्याज के लिए विलंब किया, जिनकी वजह से ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को। इसमें असेंबली क्वेश्चन भी एक हुआ था, वहां भी लोगों ने गलत उत्तर दे दिया, सिंचाई मंत्री से भी गलत उत्तर दिलवा दिया। तो वो भी प्रकरण चल रहा है। तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो विधानसभा में भी गलत उत्तर दे रहे हैं। वहां उत्तर ये दिया गया, इनका कोई पैसा पेंडिंग नहीं है,
इनका सभी पैसा भुगतान कर दिया गया है, जबकि अभी बोनस दिया गया है। अगर पेंडिंग है तो बोनस कहाँ से दे दिया फिर? जी। तो पैसा तो अभी भी पेंडिंग है, 10-11 लाख रुपया ब्याज का। तो गलत उत्तर जिन्होंने दिया है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैंने देखिए इतना भ्रष्टाचार देखा। हर विभागों की बात है। एक विभाग में चूंकि जाति आधारित वो सब आरक्षण मिलता है, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, जनरल का कितना है, कितना क्या है, अनारक्षित पद होता है। जबकि वो मैंने यहाँ देखा कहीं कोई भर्ती रजिस्टर नहीं था, कहीं कोई रजिस्टर नहीं, किसी में रोस्टर पंजिका नहीं। पुलिस विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, तो उस पर भी मैंने काम किया बहुत जो है। मैंने एक बार जो है यहाँ प्रारूप कार्य एक पद होता है जो है, तो उसमें वैकेंसी निकली 26। उसमें मैंने 138 लोगों की भर्ती कराई कि भाई इतना पद कम है और एक बार में इतनी भर्ती करो। तो मेरे पास चूंकि आंकड़े इकट्ठा करता था, उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करता था। 138 लोगों की भर्ती कराई। वो लोग भी भर्ती हो गए बिना पैसे के, जो टूटी चप्पल फटा पजामा पहने फिरते थे। तो ये भर्ती उनको आप सिंचाई विभाग में सिंचाई विभाग में आपने करवाई प्रारूपकार का थी एक पद जब आप उस पद पे वहां पर तैनात थे? हाँ, जब मैं वहां तो था पूरी आपने उसकी मैं पूरा प्रकरण की यूनियन भी फिर चलाना शुरू किया हमने, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, जो 66-67 से पंजीकृत है दिल्ली से। उसका मैं पहले प्रांतीय महामंत्री रहा, आज मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। तो जहां भी कहीं उत्पीड़न किसी का लोगों का हुआ, अभी देखिए 200 लोगों को मैंने प्रमोशन दिलवाया 22 साल पिछली तारीख से। 1/9/83 से प्रमोशन कराया 2005 में, और करीब करीब उनको 2-2.5 करोड़ रुपया उन लोगों को मिला खाली पे फिक्सेशन में। तो और ये प्रमोशन जो था इनका कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक में डिवीजन के जो बाबू थे उनका क्यों रुका हुआ था इनका? रुका। दो लोग सुल्काश के लोग भी ऐसे थे, उनको पता ही नहीं कि हमको क्या मिलना क्या नहीं मिलना। उनको भी पता नहीं है। लोग तो दूसरे लोग तो उनको लाभ पहुंचाना नहीं चाहते। देखिए यहाँ कभी भी भर्ती में प्रमोशन में कभी आरक्षण पूरा नहीं किया गया। अगर भर्ती में आज आरक्षण पूरा हो जाता तो आज प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले नॉट अवेलेबल, फिर नॉट सुटेबल करके इस तरह से रोका गया लोगों को, शुल्काश के लोगों को। मतलब पंडित जी कोई जैसे रहा तो सका 2 का पहाड़ा सुना दो, और जैसे कोई शुल्काश का बैकवर्ड करा तो 19 का पहाड़ा सुनाओ, तो 19 का पहाड़ा वही सुना दे, तो अटकेगा ही जाए। तो कभी भी आरक्षण पूरा कहीं नहीं हुआ। मैंने पुलिस विभाग में भी देखे भर्ती कराई थी 2003 में 165 लोगों का। SIM का एक पद होता है जो दरोगा का पद होता है, बाबू का काम करते हैं दफ्तरों में। तो 2003 में वो भर्ती स्थगित होगी, निरस्त होगी। 7 साल के संघर्ष के बाद वो लड़के मेरे पास आते थे, सब जानते भी थे सभी। तो 2010 में मैंने उनकी नियुक्ति कराई, 7 साल के संघर्ष के बाद। SIM पुलिस मतलब आपने नियुक्ति कैसे कराई उसकी? लिखा पढ़ी करके। अच्छा, मतलब उसकी कार्रवाई आपने करी जो लिखा पढ़ी करके लोग मेरे पास जो भी उसमें अभ्यर्थी और जो स्टूडेंट्स थे वो उसमें नहीं जानकारी थी तो उनके बड़ा अस्पताल पर रहता था, जो लोग जानते थे तो मेरे पास आते ही रहते थे। उनकी नियुक्ति कराई 2010 में। फिर 1 साल बाद उनका प्रमोशन भी कराया। कोई अलीगढ़ में है, कोई पुलिस मुख्यालय में, कोई मुरादाबाद में, कोई मेरठ में, तमाम जगह है, कोई इलाहाबाद में है, तो सब जगह है। इसी तरह से एक भर्ती मैंने कैंसिल कराई थी सिंचाई विभाग में, नलकूप मिस्त्री से जेई मैकेनिकल का एक पद था। वो पद हमारे थे शुल्काश के पद, जनरल से अधिकांश वो भरे जा रहे थे गलत तरीके से। मैंने उस भर्ती को कैंसिल कराया। मैं सहारनपुर में था, एक बाबू था वीरपाल सिंह। जैसे ऑफिस ऑर्डर एक निर्गत किया जाता है, ये जैसे लिखा जाता है निरस्त किया जाता है, तो किया जाता है कि उसने फुलूर लगा के उसमें आगे लिख दिया निरस्त के आगे, निरस्त करते हुए चमारों को दुरुस्त किया जाता है कि भविष्य में परीक्षा में न बैठे। मतलब एक मजाक बनाने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए उसने इस तरह का फुलूर लगा कर इतनी बड़े उन्होंने वहां पर वो शब्द लिख दिए, ऐसे शब्द लिख दिए। हाँ, मतलब आहत करने के लिए। हाँ, मतलब लोगों को भावना को ठेस पहुंचाने के। तो मैं सहारनपुर से जब आया लखनऊ तो उसको मैंने सस्पेंड कराया था। तो इसी तरह से एक एग्जाम हो रहा था, चपरासी भर्ती चल रही थी यहाँ, वो भी अधिकांश पद शुल्काश के थे, जनरल से भरे जा रहे थे। हरमिंदर राज सिंह प्रमुख सचिव सिंचाई थे इस टाइम। तो मैं उनसे मिला, इस तरह से ये हमारे पद है, इस तरह से भरे जा रहे हैं।
तो 3 दिन ही में भर्ती मैंने कैंसिल करा दी थी, चपरासी की भर्ती। उस टाइम से आज वो शनिचर में भी दफ्तर खुलता था और मंडे में वो भर्ती कैंसिल होगी। तो इस तरह से बहुत संघर्ष सारे किया है आपने हर डिपार्टमेंट से। विभागों में मैं अभी भी आज भी, भले ही मैं 73 साल में चल रहा हूँ, मैं अपने को 73 न मान के 37 साल का मान के 12-12 घंटे कंप्यूटर पर बैठा ही रहता हूँ। हाँ, आप ये तो देखते हम रहे लोगों ने भी देखा है और हमारे जितने और कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस कभी कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए अलग बात है, पर मैं हार अभी भी नहीं मान रहा हूँ। सूचना आयोग में जितने भी सूचना आयुक्त आ रहे हैं, अभी तक भ्रष्ट ही आते रहे। अभी फिर 11 लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनका देखे कैसे कौन पत्रकार आ रहे हैं। 3-4 पत्रकार है, कोई अधिवक्ता है, 3 पुलिस अधिकारी आ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग वहाँ भेजे जा रहे हैं जिनको कोई आरटीआई का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई किसी से कोई परीक्षा तो होती नहीं। कोई मतलब पीक एंड चूज के तो आधार पर उन लोगों को वहां बिठा दिया उसके जाता है। कोई जबकि मानक यहाँ जो है न्यायिक अधिकारी आने चाहिए भाई, रिटायर्ड जज आने चाहिए, हाई कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी हो, ऐसे लोगों को यहाँ बिठाया जाना चाहिए। बल्कि प्रदेश के लोगों की तो नियुक्ति होनी नहीं चाहिए, दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ पे सूचनायुक्त बनाया जाना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा जैसे पीछे ये आपके फाइलों का पूरा ढेर है पूरा एकदम लग रहा है जैसे कोई सरकारी दफ्तर है। तो आप आरटीआई से आरटीआई मतलब आरटीआई कार्यकर्ता कब से बने और कब से आपने आरटीआई का शुरुआत करी है लिखना? देखिए आरटीआई की तो बात यह है, आरटीआई कानून सबसे बड़ा हथियार है इस देश का जी। पर इसका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी हैं जो वो सब लेन देन करके सूचनायुक्तों से अपना मामला निपटवा लेते हैं, जुर्माना लगता है उसको भी माफ करा लेते हैं। इसलिए कोई किसी को कोई किसी की मतलब कोई परवाह नहीं है, ना कोई किसी से डरता है। और ये जैसे अभी तक जो पुराने लोग थे अब तो पूरा सब चेंज कर दिए गए, अब सभी तो भ्रष्ट नए। थे, चाहे मुख्य सूचनायुक्त रहा हो, हम्म, चाहे कोई भी रहा हो। मैंने अंतिम दिन अभी 3 तारीख में जब वो रिटायर हो रहे थे, जी। 3 फरवरी में, मैंने कहा था, मैंने कहा आपने सूचना तो दिलवाई नहीं पर किसी में जुर्माना भी नहीं लगाया, कम से कम आज तो जुर्माना लगा दीजिए, आज अंतिम सुनवाई जी। है। तो उसमें भी उन्होंने कोई जुर्माना नहीं लगाया। जितने भी सूचना आयुक्त रिटायर हुए हैं करोड़ों करोड़ रुपए की 36 साल की क्षति पहुंचा कर गए हैं। क्योंकि अगर कोई मामला सूचना आयोग में पहुंच गया है, 30 दिन में कहीं सूचना नहीं दी गई है, 30 दिन में सूचना नहीं दी तभी तो आयोग में आदमी पहुंच रहा है। तो उसमें एक देखे उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रकांता कोई टीचर थी पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, चंडीगढ़ में। जी। तो उस वो मास्टरनी थी, टीचर थी। उसको जब वो रिटायर होगी, उसने अपने ड्यूज के बारे में सूचना मांगी। 30 दिन में सूचना नहीं मिली इसको, फर्स्ट अपील की, सेकंड अपील उसने करके फिर आयोग में चली गई। तो जब आयोग में तारीख पड़ी पहली, तो एक दिन पहले से सूचना दे दी गई। तो सूचना आयोग ने से चेतावनी देकर छोड़ दिया। जी। वह जब हाई कोर्ट पहुंच गई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कि साहब इस पर जुर्माना तो लगाया ही नहीं है। तो हाई कोर्ट का यह कहना है कि भाई आपके पास विकल्प क्या है, जुर्माना लगाने का तो विकल्प है, छूट का कोई प्रावधान नहीं है, मैंडेटरी है जुर्माना लगाना। तो चूंकि भ्रष्टाचार के चलते पीक एंड चूज के आधार पर सरकार के ही नुमाइंदे वहां बिठाए जाते हैं, समझे सर। चाहे वो धन के बाद के बल पर हो, चाहे बल जो भी है, उनकी राजनीतिक सब साठ गांठ के आधार पर ही अपने अपने लोग वहां बिठाए जाते हैं और भ्रष्टाचार को वो दबाते हैं। मतलब ये तमाम लोगों ने वकील वहां भेज रहे हैं, जबकि वकीलों का वहां कोई काम नहीं है सूचना आयोग में। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, सरकारी गाड़ियों का मिसयूज हो रहा है, तमाम लोग यात्रा भत्ते बना रहे हैं, जबकि यहाँ जन सूचना अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है। क्योंकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने में देखिए, जुर्माना अगर लगता है उसके ऊपर 25,000 तक लगता है, तो उसकी व्यक्तिगत तनख्वाह से ही कटता है। अगर वो आ रहा है सूचना आयोग में तो अपनी छुट्टी लेकर आवे, अपने यात्रा भत्ता की बजाय अपने व्यक्तिगत खर्चे से आवे, सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट गाड़ी से आवे, पैदल आवे चाहे रिक्शा से आवे। तो ये भी करोड़ों करोड़ों का यहाँ घोटाला है सब जो है। 18 जनवरी 2010 का प्रशासनिक सुधार विभाग, जो सूचना आयोग का जो विभाग है, उसने बाकायदा एक लिखित में आदेश भी किया कि सूचना आयोग जिसको नोटिस देकर बुला गए, प्रथम अपील अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, वही जाएगा वहां तारीख। और दूसरे व्यक्ति को वहां कोई अधिकार नहीं है, मतलब ये जाने का कि अपना कथन है कोई कागज जो है वहां प्रस्तुत करे।
तो ला देते हैं। ये चीज आपको कैसे लगी कि मतलब वो लोग पैसा खा रहे हैं वहां पर बैठ के? पैसा खा रहे थे बिना सूचना दिलवाए, निस्तारित हो रहे हैं मामले। वहाँ वकील का तो कोई काम है नहीं, वहाँ कोई वकालतनामा नहीं है। इसकी आपने कहीं और अपर कोर्ट में कोई अपील करी, हाई कोर्ट में, या इसके खिलाफ नहीं, आपने हम डाली? हाई कोर्ट में तो करना चाहे थे, हमने अभी पत्रिका में छपवाया था, अभी पैरवी घोटाला लिखते तो रहे थे, हमने 9 दिन धरना भी चलाया था इको गार्डन में। जी। पर कोई भी सरकार, न केंद्र सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार, सब आंग मुंह दे बैठे। भ्रष्टाचारियों को पूर्ण संरक्षण है उनका, क्योंकि भ्रष्टाचार दबा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को पूर्ण संरक्षण है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो है मुख्यमंत्री की, वो सब विफल है। भ्रष्टाचारी लोग जो है वो विफल कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को उजागर ही होते होने देते। आपको क्या लगता है कि ये सरकार की तरफ से है, या जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि सरकार अपनी तरफ से काम पूरा कर रही है, लेकिन वो अधिकारी सरकार के काम को आगे तक ला नहीं पा रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, जनता तक उसकी सेवाएं नहीं पहुंचा पा जब रहे? ज्ञापन दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, 9 दिन हमने धरना दिया, लगातार अनिश्चितकालीन धरना तक दिया है, रात रोज ज्ञापन भेजे हैं। ऐसा कोई नहीं जहाँ संबंधित उनको हमने ज्ञापन नहीं दिया, मांग पत्र नहीं आई, घोटाला हो रहा है। वहाँ कोई मतलब नहीं, वकील का क्या मतलब? वहाँ कोई बहस नहीं होती, जिरे नहीं, अभिलेख लेने देने। मैं कह रहा हूँ इस फाइल के मुझे कागज चाहिए, तो कोई उसमें क्या वकील की जरूरत है? कागज नहीं देगा वो। तो नहीं, तो आपको मेरे कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं इस तरह से, या आप ऐसे तो मतलब सब पे सवालिया आपने लगा दिया निशान, सब पे उंगली उठा निशान दी? लगा रहा हूँ सर, जितने भी बता रहा है, ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। और नहीं, कोई भी विभाग का को तो कोई विभाग का कोई नहीं, मतलब ही विभाग का भ्रष्टाचार, आपकी बात मैं मान गया कि जैसे विभाग का आपने बताया, विभाग पूरा विभाग तो भ्रष्ट नहीं हो मैं सकता। लगभग 30 लाख तो जुर्माना लगवा चुका हूँ अब तक, जबकि सारा मामला में तो नहीं लग पाया है जी। लगभग 30 लाख रुपया जुर्माना लगवा चुका हूँ। अब तमाम उन्होंने माफ भी कर दिया है। 103 मामले मेरे अरविंद सिंह बिष्ट ने एक साथ जो है निस्तारित करके जुर्माने करीब 20 लोगों, 20 मामलों उसमें जुर्माने भी लगे हुए थे, तो वो भी माफ कर दिए। एस के सिंह एक सूचना आयुक्त आए थे, उन्होंने 10 मामले इकट्ठे ही मतलब जो 2.5 लाख रुपया एक दफे ही माफ करके चल दिए एक अधिकारी के ऊपर। नहीं, तो इससे तो जो इस तरह है से मैं सरकार को ही नुकसान हो रहा है इससे, जो नुकसान हो रहा है, शासकीय क्षति पहुंचा रहे हैं जानबूझकर, सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ भी कहीं भी भ्रष्टाचार है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूँ, पहले भी रहा। समझे ना? मैं वहां से आया हूँ कि जाके पैर ने फट भी आई, क्या कहा जाने, पीर पिराई, हर लोगों का दुख दर्द समझता हूँ भाई। किसको क्या हर आदमी तो नहीं समझ सकता इस बात को। मेरे पास हर बिरादरी के लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा कोई ना कोई भेदभाव है, ना कोई मतलब है, सबका स्वागत समाज का करता हूँ। सेवा सब कर रहे हैं, और जब तक जिंदा हूँ ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। जो भी तो जान माल का भी खतरा है भाई, तो जान माल से मैं कभी डरा नहीं, ना डरता हूँ, क्योंकि मरना एक दिन है ना? तो भाई जनता की भलाई के लिए, समाज के लिए, जनहित में, सब सरकार के हित के लिए मैं काम कर रहा हूँ, है ना? और ये आप पीछे जो पूरी फाइलें हैं ये सब आरटीआई के पेपर्स हैं सब आपके? नहीं, आरटीआई के पेपर नहीं है। देखिए, इसमें ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जब मैं आपको बताया था जी। आरटीआई तो बाद में, ये 97 से मैं उस संगठन को भी चला रहा हूँ। ये तो आया 2005-6 में आया एक्ट। मैं उस टाइम गया था सुनवाई करने, जब वे मुख्य सूचना आयुक्त थे M.A. खान साहब जी। उनके घर पर सुनवाई हुई थी, जब आयोग का गठन नहीं हुआ था जी। तो मैं उस टाइम तक का हूँ। तो आप तब से और मैं इस टाइम आरटीआई एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, यदि आपको मालूम है। जी। तो सभी लोगों को मैं, सभी लोग हैं इसमें, हर जाति के लोग, सभी को लोगों को जोड़ के चलता है, और सभी लोग पीड़ित हैं, हर बिरादरी में गरीब भी हैं, अमीर भी। बिल्कुल सही बात। अब आप इस चीज में, जैसे आपने इतना संघर्ष किया और यहाँ तक पहुंचे, तो अब आज की नई पीढ़ी के लिए और जो नए लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम इस एक्ट को अपना? भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है, ये संविधान में प्रावधान 51 का है, देश की एकता अखंडता के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर आदमी का जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए लड़ाई लड़े। यहाँ जो आदमी सोचता है मुझे क्या लेना देना इससे, ये नहीं सोचना चाहिए। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार, कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लोगों को नजर रखनी चाहिए। भ्रष्टाचार के देखे जो उसके जांच के लिए छोड़े जाते हैं, जैसे आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं जी,
मेडिकल स्टोर वाले ने आपको दवा दे दी, आप कहते ही नहीं मुझे भैया रसीद दे दी इसकी। मिठाई की दुकान पर जाते हैं, उसको कहते ही नहीं जो है भैया इसकी रसीद तो देते हैं मुझको। सुनार की दुकान पर अरे तुम्हारा भी बच गया, हमारा भी बच गया। ठीक है, तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हम ही पोषक हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार के इतने स्रोत हैं, जैसे सिर में बाल होते हैं उनको कोई गिन नहीं सकता, ऐसे भ्रष्टाचार के स्रोतों को भी गिन नहीं सकता। और जो नुमाइंदे छोड़े जाते हैं ना अधिकारी जांच के लिए वहां की, भाई इसकी तुम देखना है जी। कहीं कोई मिठाई गलत तो नहीं बेच रहा है या दूध, उनके पैसे बंधे रहते हैं मंथली, हफ्तावार उनका बंधे और अपना वसूली करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपका ये कहने का मकसद है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है तो उसमें समाज भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, कि समाज वाले बिल्कुल जिम्मेदार है, वो खुद ही आपको कहीं ना बिल्कुल कहीं। जिम्मेदार है जी। अब आप हमारे देश के युवा और जो भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे चीजें करें? मैं भारत के नागरिकों, देशवासी को, नागरिकों, युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो जिस क्षेत्र में है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें और कानून के दायरे में आकर, भारत के संविधान के दायरे में ही आकर अपनी आंदोलन करें। कहीं भी कोई भी बात हो संघर्ष करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, हम कानून के तहत ही काम करने की कानून के बात दायरे में रहकर ही अपनी बात कहें, लिखें, पढ़ें, आंदोलन करें। कोई भी किसी कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की बात है। इतना मेरा संदेश है बस। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और दुआ करूंगा अल्लाह ईश्वर गॉड से कि हमारे देश पे और देशवासियों पे अपना करम बनाए रखे और हमारे देश में प्यार और शांति बनाए रखे। धन्यवाद।